बाजार थाने में कार्रवाई का रेड मुकर्रर। इन्होंने हमसे 10,000 रुपया मंगवाया। बहन के लिए रिश्ता आने पर नौजवान कत्ल। तूने मुझे कहा मैं साला बना कर रहूँगा, मैंने उसका फ़ोन छीना और वो शोर मचाने लग गया। मैंने हवाई फायर किया। नौजवानों से कत्ल करवाकर ब्लैकमेल करने वाला खतरनाक शख्स कौन? लाश 8 दिन घर में रही लेकिन किसी को इल्म तक न हुआ। एक छोटा सा शोर था, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। कत्ल की कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो किसी पहेली से कम नहीं होती। गोलियां मारने वाले का मकतूल से कोई झगड़ा न था। कत्ल का मास्टरमाइंड मकतूल को जानता तक न था। असलहा देने वाला खुद को मुजरिम नहीं समझता और जमीन खोदने वाले को सिरे से इल्म ही नहीं कि यहाँ लाश दफन होगी। 21 साला वक्कास के साथ क्या हुआ ये इंकशाफ तो आज होगा ही, लेकिन उससे पहले मकतूल के बारे में जानते हैं। वकास एक मिलनसार लड़का था। 21 साल उसकी एज थी, 21.5 साल से अबव। और वो पहले फ्रिज एसी का कर रहा था काम। स्टडी उसने छोड़ दी थी, हिफ्ज़ करना स्टार्ट किया लेकिन उसे कंप्लीट नहीं हुआ। हाफ हिफ्ज़ किया उसने और उसने फिर कहा कि मुझसे नहीं होता। फिर उसके बाद उसने अभी लास्ट टाइम जब वो था तो वो तकरीबन 3-4 माह से मोबाइल्स और लैपटॉप्स का काम सीख रहा था, क्योंकि उसको मैंने सऊदीया बुलाना था इसी काम के लिए। जिस दिन वकास किडनैप हुआ है उससे एक दिन पहले उसके वीज़े की उधर बात की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वीज़ा ही रह जाएगा। वकास ने वकास सऊदी अरब जाने वाला था लेकिन मौत के खूनी पंजों ने उसे मोहलत ही न दी। उसे क्यों कत्ल किया गया ये भी मालूम करेंगे, लेकिन पहले ये तो जान लें कि अपने कातिलों से वो कैसे मिला। 14 फरवरी की वो मेरे मामू के बेटे की शादी थी। वहीं पे इनकी मुलाकात हुई राजा की और वकास की। वहीं पर नंबर एक्सचेंज हुए और उसके बाद और ये लगते क्या थे राजा जो ये राजा है ये मेरी अम्मी की कज़न का बेटा है। ठीक है। और जब वकास ने मुझे भी नहीं बताया कि वो इस तरह नंबर एक्सचेंज किए हैं, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लोग उसके साथ क्या कर गुजरेंगे। तो वकास को बोला उन्होंने लैपटॉप वगैरह हमें चाहिए, तो उसकी फैमिली ने भी बोला, उसकी माँ ने, कि हमें लैपटॉप चाहिए। तो वकास ने लैपटॉप भी दिलवाया उनको। उसी लैपटॉप की आड़ में ये लोग आज तक बच रहे थे कि इसका बटन ख़राब था, वकास हम तक नहीं पहुंचा। लेकिन राजा जो वकास को बार बार ये कह रहा था, जब लैपटॉप छोड़ने गए थे उसके घर पर, तो कहता है कि मेरे 3 मोबाइल हैं, वो तीनों मोबाइल मेरे तुम सेल आउट करवा दो। लेकिन वकास को मोबाइल नहीं दिखाए थे इन लोगों ने। वो तो वकास ने कहा कि ठीक है, मैं फिर किसी दिन आऊँगा तो वो मोबाइल देख लूँगा और फिर मैं कोई डील कर लूँगा। लेकिन वो बज़िद था कि आज ही जोन सा है वो मोबाइल देख लो। लैपटॉप खरीदने के बाद वक्कास को मोबाइल फोन्स का झांसा दिया गया था। मुल्जिमान उसे 3 मोबाइल फोन बेचना चाहते थे। 28-30 हज़ार के मोबाइल हैं, ये मैं तुम्हें 18 से 20 हज़ार में दिलवा दूंगा। तो वकास को लालच दे रहा था बार बार कि तुम्हारी काफ़ी दिहाड़ी लग जाएगी। बज़ाहिर ये रकम का मामला लगता है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। खाला ने मेरी इधर आकर इस घर में हमसे बात की कि राजा की छोटी बहन का वकास के साथ रिश्ता करना चाहते हैं वो लोग, आप लोगों की क्या मर्जी है। मैंने वकास से भी पूछा मजाक में भी, और वो उसने कहा नहीं यार मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं है और अभी एज नहीं है। फिर घर वालों ने भी, हमने ये सोचा कि उसकी अभी एज नहीं है, 21 साल उसकी एज है, तो उसको अभी से इधर इस चक्कर में किधर से डाल दें। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बात ख़त्म हो गई थी। वकास के रिश्ते की बात राजा की बहन के लिए हुई, लेकिन मामला आगे ना बढ़ सका। बज़ाहिर दोनों खानदानों में मामला खत्म हो गया, लेकिन क्या वकास और राजा के दरमियान भी बात खत्म हो गई थी? ये बात राजा से जानते हैं। मेरा कज़न था मकतूल, वकास नामी। वो मुझे गालियाँ देता था, कुछ ज़ाती रंजिश थी, साला साला कहता था बात बात में। महज साला कहने पर कोई किसी की जान क्यों ले सकता है? ये वही नौजवान है जिसके मुताबिक उसने गैरत में कत्ल किया, लेकिन जब पुलिस उसकी फैमिली खसूसन माँ को थाने बुलाकर सवाल करती रही, तब उसकी गैरत जाने कहाँ चली गई थी? तब उसने हकीकत क्यों ना बताई? ये सब भी जानेंगे, लेकिन पहले माहिर नफ्सियात से इसकी नफ्सियाती वजह जान लें। इतने छोटी छोटी बातों पे इतने एक्सट्रीम और शदीद किस्म के जो
इक़दामात किए जाते हैं उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पीछे कोई वजह ना हो। अब मैं एक छोटे से मजाक पे क्या समझता हूँ, क्या सोचता हूँ, उसे कितना सीरियसली लेता हूँ। और हमारी सोसाइटी में ये चीज़ मैटर करती है। हमारी सोसाइटी में दूसरा ट्रेंड ये है कि हम औरत के नाम पे बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, मर्द ख़ास तौर पे, और वो चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे घर की कोई और औरत हो, तो उसमें हमारे अंदर गैरत बहुत जल्दी जाग जाती है। जैसे दोस्त का मजाक है कि जी मैं तुम्हारा बहनोई बनने वाला हूँ, जबकि बगैर ऐसी कोई बात भी नहीं है। और बहन भाई के उसके दरमियान और बहन के दरमियान जो है वो कोई ताल्लुक़ भी कायम नहीं है। तो वो एक अनइंटेंशनली जहन में जैसे ताल्लुक़ कायम कर लिया जाता है। तो ये 17-18 साल की जो उम्र है, 16, 17, 18 साल, ये बहुत ही डेंजरस किस्म की उम्र है। बज़ाहिर कहानी हल हो गई है। उम्र के मखसूस हिस्से में जज्बात के हाथों इंसान बेकाबू हो जाता है, लेकिन अभी कई इंकशाफात बाकी हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहला उसने ये कहा कि उसने मुझे साला कहा तो मैंने उसको गोली मार दी, लेकिन उसके अंदर उसको 8 फायर लगे हुए हैं वकास को। तो साला कहने पे 1 बुलेट्स भी मार देता है, 8 फायर मारे हैं, और फिर कहते हैं कि उसी टाइम हमने उसका मर्डर कर दिया। जबकि ये बात झूठी साबित होगी कि उधर बैठने के बाद वकास ने 2 घंटे तक मेरी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया। कहानी फिर उलझ गई है। कत्ल कैसे हुआ, किसने किया और उसकी असल वजह क्या थी, ये सब तो हम बताएंगे ही, लेकिन पहले उस कर्ब को महसूस करें जो वकास के लापता होने के बाद उसके घर वालों पर गुजरा। उस दिन जिस दिन गया उस दिन भी उसका कोई कहीं जाने का इरादा नहीं था, क्योंकि उसने जुम्मे वाले दिन के नमाज पढ़ी थी ना, वही वाले कपड़े पहने हुए थे। उसे पता था कि पापा ने इन्होंने भेजे हैं उस दिन पैसे। तो कह रहा है मैंने कहा आपने क्या करने हैं, तो कह रहा मैंने मोबाइल लेने राजा के पास ही ना जैसे। तो मैंने उसे पहले 10,000 देना चाहा कि 10,000 ले ले, तो कह रहा नहीं अम्मी 10,000 नहीं और थोड़े और दे दो। फिर मैंने दोबारा फिर 5,000 दी, 15,000 मेरे हाथ से लेके गया कि 15,000 आपसे लिए, फिर कुछ भाई से भी उसने मंगवाए हुए थे, वैसे भी मंगवाए थे, कजन से भी मंगवाए थे उस वक्त ना उसने। और मैं समझा दूं को कि वो बेसिकली राजा के पास उसने लैपटॉप बेचा। राजा ने उसको 14,000 का लैपटॉप था, उसने 10,000 राजा ने दिए। उसने कहा कि 4,000 बाकी हैं, ये आप यूँ करो, मेरे पास 3 मोबाइल पड़े हैं जो कि 30,000 मालियत के हैं, आपको मैं 20,000 रुपये में देता हूँ, और जब ये आप बेच दोगे तो मुझे अपने 4,000 भी काट लेना और मुझे बाकी की पेमेंट कर देना। इस तरह कह के उसने वकास को एक तरह का लालच दिया कि तुम्हारा प्रॉफिट भी हो जाएगा। आ जाता था वो बातों में आ जाता था, क्योंकि इतनी उम्र नहीं थी। रातों को जाके कदमों के हाथ सुन के ये होता था शायद वकास आ रहा है। मुझे ये नहीं पता था कितना बड़ा काम हो गया। मुझे ये था शायद उन्होंने मार कूट के या ज़्यादा होता ना हाथ पैर तोड़ के डाल दिया होगा, तो वो ठीक होगा तो फिर भेज देंगे या कुछ छोड़ देगा। इतना नहीं सोचा था कि वो इतने हद तक जाएंगे ये क्या। और इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी पहले। वकास लापता हुआ तो घर में कयामत आ गई। यह दुख तो वही समझ सकता है जिसका अपना लापता हुआ हो, लेकिन यहाँ कुछ और सवाल भी उठेंगे। वकास के घर वाले थाने गए तो उन्हें किस रवैये का सामना करना पड़ा। ये आरिफजार थाने वाले ही थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं वो याशी कर रहा है, तुम लोग परेशान हो रहे हो, वो खुद ब खुद आ जाएगा। देखो उसने मैसेज कर दिया है, वो कराची हो सकता है आपके रिलेटिव हैं, उधर जा रहा है। इन्होंने थाने वालों ने कहा आपके रिलेटिव हैं, वो उधर चला गया होगा, उनसे रब्ता करें। उनसे रब्ता किया, कोई उन्होंने कहा ऐसा नहीं, बल्कि जो रिलेटिव हैं वो सब स्टेशन उधर कराची के भी स्टेशन एयरपोर्ट से पर हर टाइम खड़े हो गए कि शायद वकास किसी ट्रेन से उतर के ना आ जाए उधर, शायद वकास किसी फ़्लाइट से ना आ जाए। पुलिस वाले वकास को अय्याश साबित कर रहे थे। उसकी वजह थी कुछ ऐसे SMS जो उसके नंबर से भेजे जा रहे थे। वो SMS क्या थे और कौन भेज रहा था, ये तो सामने आएगा ही, लेकिन पहले ये जानते हैं कि पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस आउट करने के लिए क्या किया। एक और इंकशाफ देखिए। फिर आपने भी पैसे भी दिए पुलिस वालों को कि ट्रेस आउट करने के लिए, डाटा निकलवाने। मैंने उन्हें कहा कि पैसे चाहिए, पैसे ले लो। उस टाइम उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। नेक्स्ट डे जब वकास के मोबाइल से ये मैसेज आया कि मैं जो उनसे समनाबाद में हूँ, मैं समनाबाद में हूँ, मेरे साथ लड़की है, मैं शर्मिंदा हूँ, वो मुझे निकाह करने पे मजबूर कर रही है। अच्छा, ये मैसेज भी वकास के मोबाइल से आया। फिर मैंने वकास के मोबाइल का CDR कहा कि ट्रेस आउट करो, पैसे लो। फिर इन्होंने हमसे 10,000 रुपया मंगवाया
जो मेरे घर वालों ने जाके फिल 4 पुलिस वालों को दिया ताकि फौरी तौर पे वकास को लोकेट किया जाए। आपने किस मद में लिया? ये CDR डाटा निकलवाने के लिए वकास के मोबाइल का रेट जो है CDR निकलवाने का, आपको कोई प्यारा खो जाए और आपका कोई बहुत ही प्यारा बिछड़ जाए और आपको नहीं मिल रहा हो, अगर आपने मोबाइल डाटा निकलवाना हो, आपको पता करवाना हो कि वो इस वक्त कहाँ पर उसकी लोकेशन है आपके प्यारे की, आर्य बाजार थाना जो है ये 10,000 रुपये चार्ज करता है। हम पुलिस की करप्शन भी बेनकाब करते रहेंगे और उन पुलिस ऑफिसर्स की तारीफ भी करेंगे जो हकीकी मानों में अपना फर्ज अदा करते हैं। वकास का अंधा कत्ल ट्रेस करने वाले अफसर काबिले तारीफ हैं, लेकिन जिन्होंने चंद पैसों के लिए उसके मुल्जिमान को बचाया, पहले उनकी दास्तान सुनिए। उसके बाद जब CDR निकलवाने के लिए पैसे भी दे दिए तो फिर भी 2 दिन लगा दिए इन्होंने CDR के। इन्होंने कहा कि अभी टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा CDR आने में। ठीक है। तो हमने कहा नहीं, इसको फिल 4 करना है। तो इन्होंने कहा उसके लिए आपको मज़ीद 15,000 रुपये देने पड़ेंगे फिल 4 करने के लिए, इसको ट्रेस आउट करने के लिए। हम लोग ने कहा कि अब ठीक है, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस टाइम वकास का मोबाइल जब ट्राई किया तो वो ऑफ हो गया। उसके बाद से इन्होंने कोई ट्रेस नहीं किया, कोई कुछ नहीं। 3 दिन बाद जब CDR आया, तो जब CDR आया तो वो क्लियर होगी, हमारे सामने वाजिया होगी वो चीज़ें कि वकास वालदा को छोड़ने के बाद राजा को कॉल करके राजा के पास गया। राजा की कॉल्स थी, राजा की वालदा की कॉल्स थी, मैसेजेस थे वकास को वालदा को छोड़ने के बाद। यानी कि वो एक प्रूफ मिल गया कि वकास जो था अपनी वालदा को छोड़ने के बाद सीधा राजा की तरफ गया, क्योंकि राजा की वालदा के भी कॉल्स आई हुई थी उसको और राजा के खुद भी फ़ोन पर उससे बात हुई थी। और अगर यही काम पहले दिन कर लिया जाता तो ये फैमिली तो 2 साल तक ये नहीं तड़पते। वकास के लवाहिकीन के साथ थाने में वही सुलूक हुआ जो किसी भी शरीफ शहरी के साथ हुआ करता है। इस दास्तान को हम यहीं छोड़ते हैं और जानते हैं कि वकास के लापता होने के बाद राजा की वालदा किस तरह लाइल्मी का इजहार करती रही। दोबारा मैं उनके घर गई, उनके घर ना मैंने कहा कि वो मोबाइल लेने यहीं आया था, तुम मेरे अपने हो, बताओ मुझे कि क्या हुआ, कहाँ है वो, कहाँ की है। आप राजा के घर गई जो कि आपकी कजन का बेटा था? हाँ जी, मैं खुद घर गई उसके घर। उसने पाया वो ऐसे कांप रहा था, घबराया हुआ था। सारी बहनें रोने लगी, ये क्या नहीं खाला, आपका दुख हमारा दुख है, आपका गम हमारा घर में। वो उसकी माँ, इसे ले जाओ। मैं कहा इसे क्यों ले जाओ, मेरे वकास कहाँ है, बताओ ये क्या। कह रहे नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं कि वो कहाँ है, ये क्या है, हम तो खुद परेशान हो गए हैं, ये क्या, मुझे ये कह के भेज दिया। ये नहीं पता कि उन्होंने उसी दिन काम कर दिया था। इस तड़पती माँ के आंसू हमारे मुआशरे की बेहिसी और सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। एक माँ का बेटा लापता था, लेकिन पुलिस का रवैया क्या था ये भी देख लें। इम्तियाज शाह, इसने एक हरकत ऐसी गंदी की कि जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। इसने मेरी वालदा को कॉल की और वालदा को कॉल करके कहता है कि आपसे मैंने बाकी पैसों का कहा था 15,000 का, वो आपने नहीं दिए। लगता है आपका लड़का घर आ गया लड़की लेकर और आप उसको छुपाना चाह रहे हैं, तो आप उसको छुपा नहीं सकते। ये मेरी वालदा के मोबाइल पर उसने अपने मोबाइल से कॉल की। ये इम्तियाज शाह साहब थे। इन्हीं की तस्वीर भी मिले ना तो मैं ज़रूर चलाना चाहूँगा इस वक्त स्क्रीन पे कि इम्तियाज शाह की तस्वीर भी चले। और ये नबी बख्श जो हैं, ये हमारे IOs हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। इनका ये हाल है, इनकी ये औकात है कि किस तरह से कोई फैमिली दर्द में तड़प रही है और ये अपने पैसे बनाने के चक्कर में कि भाई आपका बेटा लड़की लेके आ गया, ज़रा 15,000 और दे दें। वकास के लापता होने के बाद पुलिस का रवैया बहुत भयानक था। मुल्जिम पर मुसलसल शक का इजहार करने के बावजूद पुलिस उसे तहफ्फुज फराहम करती रही। पुलिस पैसे किस लिए मांग रही थी? मकतूल के घर वालों पर दबाव क्यों डाला जा रहा था? तफ्तीशी अफसर अपना फर्ज क्यों अदा नहीं कर रहा था? ऐसे कई सवाल हम उठाते रहेंगे, लेकिन पहले CIA सेंटर में मौजूद मुल्जिमान से जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मैं और उस्मान। तुम और उस्मान थे जी।
और एक थर्ड पर्सन भी था, वो नीचे था। वो कौन था? कामरान। नहीं, कामरान नीचे था जी और उसकी वालदा भी उसके घर पे थी। जी, इसकी वालदा भी घर में थी। तो कामरान नीचे क्या कर रहा था इसकी वालदा के साथ? नहीं, वो बाहर था सर, घर से बाहर था। फिर क्या हुआ? सर इस तरह मैंने उसको समझाया कि तू साला साला क्यों कहता है और तूने रिश्ता क्यों भेजा, और बाद में कहता है बड़ों ने रिश्ता भेजा, मेरा इसमें कोई सरोकार। मैं कहा तूने मुझे कहा मैं साला बना कर रहूँगा और तूने फिर रिश्ता भी भेज दिया। इस तरह गाली गलोच हुई आपस में। तो उसने ना उठ कर कहा कि तू क्या सोच रहा है, मैं किसी को बता के नहीं आया, मैं पीछे 10 बंदों को बता के आया हूँ कि मैं राजा के घर जा रहा हूँ। तो इस बात पे ना वो उठा, उसने अपना फ़ोन निकाला है, मेरे हाथ में पिस्टल था सर, उसने अपना फ़ोन निकाला, मैंने उसका फ़ोन छीन लिया, मैंने उसका फ़ोन छीना और वो शोर मचाने लग गया। मैंने हवाई फायर किया उसको चुप करवाने के लिए। वक्कास को इसलिए कत्ल किया गया कि वो राजा को साला कहता था, लेकिन राजा ने तो सिर्फ हवाई फायर किया था। फिर वक्कास को गोलियां किसने मारी, उसका क्या झगड़ा था? उसने मुझे पिस्टल पकड़ाया, वो शोर मचाने लग गया, मेरे दोनों हाथों में पिस्टल था, मुझे तो ना चलाना आता है ना कुछ करना आता है। तो गोली तो इसने चलाई हुई थी, बाकी सारी बात उसमें और भी गोलियां होंगी, मेरे हाथ में था। वो उठ के ना कुर्सी से शोर मचा रहा था। मैं यार वकास बैठ जा ना शोर कर। मेरी अम्मी को आवाज़ें देने लगा, मेरी अम्मी ने भी मुझे आवाज़ें देनी शुरू कर दी, क्या हुआ है 2 मिनट बाद चुप कर गई वो, फिर पता नहीं कोई बाहर कोई मसला हुआ। वो हड़बड़ाहट में सर मेरे दोनों हाथों में था। उसने उठने की कोशिश की है, लपकने की कोशिश की है, मुझे उसके पास ही खड़ा था बिल्कुल। मुझे नहीं पता लगा मेरे से क्या हुआ है, उसको कैसे गोलियां लग गई, क्योंकि ये उसके पास ही खड़ा था। कितनी गोलियां लगी? सर यकीन करें मुझे ये इल्म नहीं है, मैं उधर ही फेंका उसको पिस्टल को, मैं इसको देखने लग गया हूँ क्योंकि ये तो पास ही खड़ा था। मेरा कोई ऐसा इरादा ही नहीं था कि मैं उसको मार ही दूंगा, मेरा उससे जाती कोई मसला ही नहीं था। ये भी अजब कहानी है। कातिल का मकतूल से जाती कोई मसला ही नहीं था, जिसका झगड़ा था उसने कत्ल ही नहीं किया। लेकिन सच ये है कि एक माँ का जवान बेटा इस दुनिया से जा चुका है। इन बच्चों के पास पिस्टल कहाँ से आया, इन्हें कौन इस्तेमाल करता रहा, ये इंकशाफ भी होंगे। लेकिन पहले ये तो जान लें कि उन्हें पिस्टल चलाने का कितना तजर्बा था। क्योंकि पिस्टल मेरा नहीं था, मैंने तो एक दिन में ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, ट्रेनिंग किससे ली थी तुमने? कामरान भाई से। कत्ल की इस दास्तान में एक और किरदार सामने आ रहा है। कामरान कौन था, वो किस अहम इदारे का मुलाजिम था और इन बच्चों को कैसे इस्तेमाल करता रहा, ये सब अब राज नहीं रहेगा। मुझे को 5-10 मिनट तो लगे होंगे, मैं बाहर गया हूँ, दरवाज़ा बंद करके मैं बाहर चला गया हूँ। कामरान तब नीचे ही था, ठीक है, मैं पानी वगैरह लेके ऊपर चला गया हूँ। मुझे नहीं था पता कामरान ने इसको पिस्टल वगैरह दे दिया हुआ। मुझे ये ज़रूर पता था इसको डराना धमकाना, शायद कोई पिस्टल वगैरह भी होगा, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत हाव ना थी, पर ये नहीं था पता कि कामरान भी वहाँ पे आ जाएगा। कामरान ने सारा कुछ किया कराया, क्यों कामरान ने ही हमें बाद में फोर्स किया है, उसी ने बाद में हमें ब्लैकमेल किया है कि तुम ऐसे करो, इसकी बाइक को यहाँ पे कर दो, उसके फ़ोन भी वो ले गया। कामरान मुल्जिमान को कैसे ब्लैकमेल करता रहा, उसका कत्ल में क्या किरदार था, एक लड़के को साला कहने वाले के कई दुश्मन कहां से आ गए। वो सर कामरान की सपोर्ट थी और उसको ब्लैकमेल करता था कि मैं पुलिस को कह के तेरा इनकाउंटर करवा दूंगा या पीछे तेरे कोई है नहीं, क्योंकि वेपन मेरा है, अगर तूने मेरा नाम लिया, मैं इंटेलिजेंस में होता हूँ, मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तुम लोगों को मैं मरवा दूंगा। उस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में ये और मैं उसे पैसे देते रहे इस तरह। तुमने कितने पैसे दिए उसको? मैंने तकरीबन सर लास्ट टाइम तो उसने 13,000 मांगा, जो मेरे पास वेल नहीं था। हर बार तकरीबन 8,000 5,000 इस तरह करके और चीज़ें ले देता था। बूट हो गए, उधर हमारे उधर डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से कोई महंगे परफ्यूम या पेंट कोट वगैरह इस तरह की चीज़ें। ये शख्स सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं कर रहा था, बल्कि इसने इन बच्चों को असलहा मुहैया करने से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक मुकम्मल रहनुमाई फराहम की थी। कामरान को फ़ोन किया, उसने पहले तो फ़ोन नंबर ही बंद कर दिया, बाद में फ़ोन उठाया, उसने कहा तुम किधर हो, हम उसकी बाइक पे बेदर्द उसी रात फिर फूल रहे थे, क्या करें, क्या हो गया, कैसे हो गया। उसने कहा जी इसकी बाइक तुम जहाँ भी हो ना कहीं भी लगा दो। हमने उसको कहा दाता साहब दरबार के पास हैं, उसने कहा उधर लगा दो बाइक लगाई उधर से। उसने कहा कि तुमने शापर शुपर लेने हैं, ताकि उसका फ़ोन वगैरह निकल रहा होगा, वो हमें गाइड करता रहा कि उसको शापर चढ़ा दो, खाना लपेटने वाले रोल चढ़ा दो, ऐसे कर दो, वही कर दो। हम वापस आए रिक्शे में, हमने वो सारे शापर शुपर लिए, उसको रैप करके ना, एक छोटा सा स्टोर था, वहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है, बिल्कुल छोटा सा स्टोर है, उधर एक बंदा भी आराम से नहीं सो सकता, उधर उसको कर दिया। लाश ठिकाने लगाने में एक और किरदार भी शामिल था, एक ऐसा बेगुनाह लड़का जो स्वाब समझकर लाश के लिए गड्ढा खोदता रहा।
आपको घर भी दिखाएंगे अंदर से किस तरह से वहाँ पर कहाँ पे इन्होंने डेड बॉडी को पहले रखा और फिर कहाँ पे इन्होंने दफनाया। पेटी के नीचे ना उस कामरान के साथ बात की कि भाई उधर ऐसे पेटियाँ पड़ी हैं, इधर अम्मी होती हैं, इधर अब्बू होते हैं, किचन है 3 तो कमरे हैं, ऊपर हम जाते कोई नहीं और तो गंदबला ही पड़ा हुआ है। तो उसने कहा जी तुम अपनी पेटी के नीचे कर दो। ठीक है। वो घर भी आया, उसने जगह देखी, उसने कहा तुम इधर पेटी के नीचे अपने घर पे जो करना ना अपने घर पे करो। उसको फिर सज्जी घर पे जो हमारे से हो सकता था। अम्मी कहाँ थी उसमें? अम्मी थी नहीं घर पे, ना अब्बू थे। इतवार के दिन अब्बू काम पे जाते हैं, इतवार बाजार। अच्छा, और अम्मी? अम्मी गई हुई थी ख़त्म पे। अम्मी ख़त्म पे गई, जो पीछे तुमने अपने ये 2-4 दिन पहले ही पता था मुझे कि ये करना है काम। नहीं, अम्मी ने जाना है। अच्छा, कि तुम लोगों को पता था कि अम्मी जाने वाली, तुमने काम ये पीछे से ही प्लान करना है। ठीक है, फिर कामरान को भी पता था। कामरान ने कहा फिर ऐसे फिर कामरान भी आ गया? नहीं, कामरान मां नहीं था। फिर तुमने और तुम दोनों ने खोदी वो जगह? हाँ जी। पेटियाँ हटाई, जगह खोदी पेटी के नीचे, फिर? हाँ, तो उसको वहाँ पे सज्जी दफन किया। हाँ, बाद में मट्टी शट्टी डाल के प्लस्तर वगैरह कर दिया। प्लस्तर किसने किया? प्लस्तर हमने मिलकर ही किया सर जी। कोई और तीसरा बंदा भी तो था इसमें? सर जी वो बंदा ऐसे शामिल था कि हमारे घर। क्या नाम था उसका? शहबाज। शहबाज। उस हमारे घर के साथ है मस्जिद। हाँ। हमारी गली में पानी नहीं आता। हाँ। ठीक है, पानी का मसला था पूरी गली में। शहबाज को भी पता था कि दोस्त था वो भी, आता जाता था कि उसको पता था कि घर में पानी की प्रॉब्लम है, बंदा बात शेयर कर ही देता है। उसको जानबूझ के झूठ बोला कि घर में ना पानी नहीं आता, मुझे चला नहीं जाता, वضو वगैरह करने के लिए ना घर में ना पानी चोरी कर लेंगे मस्जिद से, जानबूझ के उसका ऐसे झूठ बोलती। तो ऐसे ना थोड़ा सा ना टोया करके वहाँ पे पानी का पाइप है, हमें पता है। वो नादान था, उसको तो पता ही कुछ नहीं। फजल उससे ये कह के खुदवा ली जगह। मैं जॉब करता था, उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वो आया, उसने हमारा साथ दिया, पर उसको ना बाहर भेज दिया हमने। जब उसको वहाँ लाश को तुम लोग शिफ्ट करने लगे ऊपर से, उसको बाहर भेज दिया क्योंकि उसको इल्म नहीं था इस बारे में। हमने कहा तू बाहर जा सीमेंट ले। वो बाहर चला गया, आधे घंटे बाद वापस आया। तब तक हमने उसको करके मिट्टी डाल दी। शहबाज कहता मट्टी को डाल दी। हमने कहा यार पानी का पाइप लीक हो गया। कहता स्मेल आ रही। मैं कहा पानी का पाइप लीक हो गया। उसके थोड़ी देर बाद शहबाज चला गया। कामरान ने लड़कों के जरिए लाश ठिकाने लगा दी। अब एक और कहानी शुरू हो गई। वो उन्हें ब्लैकमेल करके सिर्फ रकम ही हासिल नहीं कर रहा था, लड़कों को कातिल बनाकर वो कौन सा घिनौना काम करना चाहता था। ये इंकशाफ तो होगा ही, लेकिन पहले इस केस को हल करने वाले काबिल पुलिस ऑफिसर से ये जान लें कि इन सब में मुल्जिम कौन है, सजा किसे होगी। इस केस में एक अजीब सी चीज़ हमने देखी। हमने बहुत सारे केसेस किए, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन इसमें हमें नजर आई है कि जिसको प्रॉब्लम थी उसने उस तरह से मर्डर नहीं किया। जिसके घर वो चला गया, उसका कोई लेना देना नहीं था, उससे वो हो गया। फिर पता चला कि एक तीसरा बंदा इन्वॉल्व था जिनको ब्लैकमेल कर रहा था, वो पूरा मास्टरमाइंड था। अब सज़ा क्या होगी इन तीनों में, और ये क्या इन पे कौन सी बेसिकली जो कानून है बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई चीज़ें पोशीदा नहीं है। जो कत्ल करने में है वो कत्ल करने में इन्वॉल्व है, जो उसको फैसिलिटेट करने हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। यानी राजा और जो उस्मान हैं जी बिल्कुल वो तो कत्ल में हैं। इस तरह एक शहबाज लड़का था, उसने वो क्योंकि गड़ा खोदा था, उसने डेड बॉडी को छुपाने में मदद की, इसलिए उसको तो पता ही नहीं था कि गड़ा किसने खुदवाया जा रहा है। नहीं, उसको पता था कि गड़ा किस लिए खुदवाया जा रहा है, कि इंसान की बू जो है वो ऐसी नहीं है कि उसको आप इग्नोर कर सकते। मुल्जिमान की सजाएं तो वाज़ेह हैं, लेकिन अभी कई इंकशाफ बाकी हैं। मास्टरमाइंड मुल्जिमान को सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसका मकसद कुछ और भी था। वो एक घिनौना खेल भी खेलना चाहता था। बड़ी मरतबा मैंने खाला को भी बताने की कोशिश की, अब्बू को भी बताने की कोशिश, बड़े लोगों को हर जगह वो इस्तेमाल करता था। इसके अलावा भी कई मरतबा डकैती करवाने की कोशिश की, वारदात करवाने की कोशिश की। वही वाला असला लेकर आया, इसको लगाया और कहा एक बंदे को लूट लिया। हमने नहीं किया, हमने कहा हमने नहीं करना। अच्छा, ये भी कहता था काम? हाँ जी। कराया उसने। किसका क्या करवाया? उसका कोई ना कैरी डब्बे वाला था, कहता कैरी डब्बा जलाना है। तो हमें ना दुकान पे था, मैं कहता जल्दी दुकान बंद कर। मैं कहा भाई 8-9 बजे मैं दुकान बंद कर दूँ अपनी। तो बार बार मैं इसको फ़ोन किया। मैं कहा यार क्या यार पीछे पड़ गया ये, तो आगे हमारे पे इतनी बड़ी मुसीबत, हम तो रातों को सोते नहीं, खाना नहीं पीना नहीं, ऐसे ही फिर रहे हैं गलियों में आवारों कुत्तों की तरह, क्योंकि हमारे से तो ये काम हुआ था। पिस्टल मैं लेके आ रहा हूँ, एक कैरी डब्बे में एक बंदा है, उसको हिरासा करना है, उसको कहो कच्ची कोठी जाना है। तो कच्ची कोठी जाकर उसे बस 500 मांगे, 500 दो, इसे कहा पैसे रख के लें, 500,000 जितने मांगे उसे बस कायल करके ले आओ। उसके बाद कैरी डब्बे पे उसके हैंड्सअप करवाना। हैंड्सअप करवाने के बाद उसे कहना कि
उतर जा कैरी डब्बे से, नहीं उतरता तो मैं पीछे पेट्रोल की बोतल लेके आऊँगा, बस उसको कैरी डब्बा चलाना है, क्योंकि मैंने इसके भाई से पैसे लिए हैं। हमें नहीं पता था कि वो कौन है कैरी डब्बे वाला या उसका भाई कौन है। कामरान जैसे लोग दूसरों को ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करते हैं। शरीके जुर्म होने के बावजूद वो 2 साल तक उन्हें भी ब्लैकमेल करता रहा। आखिर कत्ल का ये राज कैसे खुला, देखिए अगला इंकशाफ। 24 नवंबर 2016 को सुबह के टाइम मेरी वालदा को एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसमें मेरी वालदा को उसने कहा कि मैं आपके बेटे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वालदा ने कहा जी करो, क्योंकि माँ परेशान थी। उस कॉल में उसने कहा कि मैं आपके बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसका मर्डर कर दिया है और उससे एक दिन पहले राजा के पॉलीग्राफ हुए थे फोरेंसिक लैब में। तो अगले दिन सुबह हमें कॉल आई कि आपके बेटे का मर्डर हो गया है, और अम्मी ने कहा उसकी बॉडी भी अभी होगी, ये वो वालदा थी, उन्होंने कहा कि आपको बॉडी भी मिल जाएगी, आप एक शहबाज नामी लड़का है राजा का दोस्त, इसको अरेस्ट करवाएं फौरी तौर पे, ये दुबई रात को 2 बजे तक भाग जाएगा, तो इसको अरेस्ट करवाएं ताकि आपके और इसको इंटरोगेट करवाएं सामने अपने, तो आपके लड़के को 2 घंटे के अंदर पुलिस बरामद कर लेगी उसकी बॉडी को। वकास के कातिलों की निशानदेही के लिए गुमनाम कॉल करने वाला कौन था, उसको 2 साल बाद खुदा क्यों याद आया, कहानी का एक और मोड़ शुरू हुआ चाहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ बाजार मुगलपुरा में, और ये बहुत ही गुंजानाबाद आपको नजर आ रहा होगा बाजार है, और इस बाजार से थोड़ा सा आगे जाएं तो उस्मान का घर है। राजा और उस्मान वकास को इसी घर में लेकर आए, और इस घर में लाकर उन्हें ना सिर्फ उसका मर्डर किया बल्कि उसकी लाश को ठिकाने भी लगाया। आइए आपको लेकर चलते हैं उसी घर में जिसमें निहायत ही घिनौना खेल इन दोनों नौजवानों ने खेला। ये घर है उस्मान का, जहां पर वकास को लेकर आए, और सोचा जाए तो उस्मान की अपनी कोई भी दुश्मनी नहीं थी वकास के साथ। वो तो जानता तक नहीं था वकास को, सिर्फ अपने दोस्त राजा के कहने पर उसने इतना इंतहाई कदम उठाया, और बकौल उनका पर्पस यहाँ पर वकास को लाना सिर्फ उसको डराना धमकाना था। लेकिन डराने धमकाने वाला ये एपिसोड एक मर्डर केस में कैसे बदल गया, और कैसे ही सब कुछ ये सब चीज़ें अंदर कैसे हुई, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ उसको बिठाया तो राजा के साथ अब इसकी तकरार हो रही थी आपस में, साला कहने से, जिस पे वो जो परेशान हो गया वकास, क्योंकि उसने राजा ने उसको पिस्टल निकाल लिया हुआ था। लेकिन एक और चीज़ भी थी जो मुझे वकास वो राजा ने बताई कि जब ये तकरार होती तो उसने एक हवाई फायर किया था, जिसको सुन के उसकी वालदा ने आवाज़ दी थी नीचे से। लेकिन वो हवाई फायर नहीं था। अच्छा, वो जो फायर था ना, ये मैच्योर नहीं थे ना, फायर उसको लग गया था, उसको वो इसमें परेशान हो जाता है, एकदम पिस्टल छोड़ता है तो वो उस्मान के हाथ में पिस्टल आ जाता है। वो उठकर ये दीवार की तरफ जाना शुरू करता है, तो उसको राजा पकड़कर फिर उसको बिठा लेता है, पकड़ लेता है। वो देखता खून, उतनी देर में इससे एकदम 2-3 फायर होते हैं जो वकास को लगते हैं। अच्छा। वो उधर ही गिर जाता है, फिर वो उठने के काबिल नहीं रहता ना उसके बाद। तो यहाँ से उन्होंने लाश ली, जी। और इस कमरे में जो ऊपर ये कमरा जो बना हुआ है, इस कमरे में एक स्टोर होता था आज से ये स्टोर था। यहाँ पर लाश तकरीबन 8 से 9 दिन 8 दिन रही। 8 दिन वकास की लाश जो है यहाँ रही। जो वो वक्त था जब उसकी फैमिली पागलों की तरह वकास को ढूंढ रही थी। उसकी वालदा तकलीफ में थी, अजियत में थी कि मुझे मेरे बेटे का पता चल जाए। उन दिनों उनके बेटे की लाश 8 दिन इस कमरे में रही। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 दिन के बाद उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी कि वो कहीं और नहीं इसको लेके जा सकते लाश को, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इलाका बहुत गुंजानाबाद है। तो उन्होंने एक और प्लान किया। कत्ल तो हो चुका, लेकिन अब कातिलों के लिए सबसे बड़ा मसला लाश को ठिकाने लगाना था। नीचे जो घर में कमरा है, आइए उस कमरे में लेके चलते हैं कि जहाँ पर उन्होंने इस लाश को दफना दिया और जहाँ से ये लाश बरामद हुई है। ये कमरा है, और कहाँ से लाश बरामद हुई। ये देखो सारी गड़ा है, पेटी नीचे गड़ा है।
8 रोज हो चुके थे लाश के ऊपर स्टोर में पड़े हुए, और फिर उन्होंने ये जगह जो है इस पेटी को हटवाया, और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इमेजेस के, इस पेटी को हटवा के उन्होंने फिर यहाँ पर उसको दफना दिया। और कितने फिट की एरिया था ये? जब उन्होंने गला खुदाया, जब ये मुकम्मल हो गया, ये तकरीबन 3 फुट गहराई थी इसकी और 6 फुट इसकी लंबाई थी और 2-2.5 फुट इसकी चौड़ाई थी। इसको जब खुदा दिया तो उसको कभी आप बाज़ार से जाके ना सीमेंट ले आए। उसको सीमेंट लेने के बहाने उन्होंने बाज़ार भेज दिया। जब वो बाज़ार चला गया तो वो ऊपर से उसकी डेड बॉडी लेके नीचे आ गई। डेड बॉडी जो थी ना, उसको उन्होंने शॉपर बैग्स होते हैं ना, उसमें रैप किया हुआ था, और उसके ऊपर वो जो पीले रंग की टेप होती है उसके साथ उसको बंद किया हुआ था। ये वो जगह थी जहाँ पर 1.5 साल तक उनकी लाश वकास की दफन रही, और ये वो घर है जहाँ पर उस्मान अपने दोस्त राजा के कहने पर उसके एक जानने वाले को, रिलेटिव भी लगता था, उसको लेकर आए। मकसद उनका डराना धमकाना था, लेकिन डराना धमकाने की सूरत में ये खेल कहाँ से कहाँ तक चला गया, और हथियार जिसकी संगीनी को वो खुद उस वक्त महसूस नहीं कर रहे थे कि एक हथियार का और एक वेपन का हाथ में होना एक पूरी चीज़ को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है। आज तीनों खानदान उस एक वेपन का शिकार हुए जो कि कामरान ने उनको लाया। कामरान गिरफ्तार हो चुका है। वो अपने जानने वालों को यही बताता था कि वो एक अहम इदारे में एक अहम पोजीशन पर फायज है, लेकिन असल में वो उस अहम इदारे में बतौर ड्राइवर मुलाजिम था। उसे तो किसी कानून का ख्याल ना रहा, लेकिन सहाफती कवानीन और इखलाकी ज़ाब्ते हमें रोके हुए हैं। जब तक उसके खिलाफ उसका अपना इदारा कार्रवाई मुकम्मल ना कर ले, तब तक हम उसको प्रोग्राम की स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। ये कहानी अभी जारी है। इस कत्ल का कोई और ऐनी शाहिद नहीं था। 2 साल तक किसी को कातिल का इल्म नहीं हुआ, लेकिन फिर एक शख्स का ज़मीर जाग गया। कौन था वो शख्स? देखिए एक और इंकशाफ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे पहली मुखबरी किसने की है? कामरान ने, है ना? जी पता है ना? जी सर। तो फिर ऐसा क्यों किया उसने? तुम्हें रात को अचानक कॉल करके कह रहा है आज मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा राजा, मेरी छोटी बच्ची है, एक होने वाली है, अल्लाह ऊपर देख रहा है, 2 साल से तुम लोगों ने उसको छुपाया हुआ है, तो मैं तो किसी चक्कर में इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, मेरे पास तो पिस्टल है उसका, जो भी है, कोई तुम मुझे नहीं कर सकते इन्वॉल्व, लिहाजा ना आज मैं किसी न किसी को ये बात सीधी सीधी बता दूंगा। 2.25 साल गुजरने के बाद कामरान का ज़मीर जाग गया जब उसके अपने बेटी की पैदाइश। 13,000 ना मिलने पर कामरान का ज़मीर जाग गया। वो इस कहानी का मास्टरमाइंड भी है, और देखा जाए तो उसने किसी का कत्ल भी नहीं किया। आप जिससे मर्जी पूछ ले, मर्डर क्यों अटेम्प्ट करेंगे? उससे मिलना ही क्या था? ये सब कामरान का किया धरा है, उसने हमें पिस्टल प्रोवाइड किया, उसी ने इसका भी किया धरा है, लेकिन मेन मरकजी मुल्जिमान आप हैं, आप दोनों हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। यंगस्टर्स स्पेशली 19-20 साल के ये लड़के, और इनके हाथ में असलहा आ जाना कितना ख़तरनाक है। और वो लोग जो खेल खेल में या ऐसे ही कि ठीक है तुम्हें चाहिए हम दे देते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक बात पहुँच जाती है। आज इसकी भी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, इसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, वकास का भी घर जो है इस वक्त इतना सोगवार है, और फिर और इस वक्त जो कामरान जिसकी शायद अभी औलाद हुई होगी, उसकी भी बेटी हुई होगी, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई। और इतने से मामले में जिसको इन्होंने बढ़ा चढ़ा के पता नहीं अपनी क्या गैरत का मसला बना लिया। मसला पैसों का था या नाम नेहाद गैरत का? अलमिया ये है कि एक माँ से बहरहाल उसका जवान बेटा जुदा हो गया, जिसके बिछड़ने की अजियत पहले 2 साल उस माँ ने बर्दाश्त की, और अब मौत की वादी में जा सोने का रोग ये माँ जिंदगी भर सहेगी। दुआ है कि इस माँ को खुदा सब्र अता फरमाए और हर माँ को ऐसी कयामत से महफूज रखे। टीम इंकशाफ के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिए हमारा अगला इंकशाफ।